Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I am going to share with you guys Sansera Engineering Limited's IPO's review. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस IPO का रिव्यू देखने वाले हैं कि क्या इस IPO की डिटेल्स है, क्योंकि ये IPO ओपन हो चुका है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगी कि मैं पर्सनली इस IPO में क्या करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो आईपीओ का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ. ठीक है, ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी 1981 में. ये कंपनी बेसिकली इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स बनाती है, किसके लिए? ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए. ठीक है जी. अगर मैं ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करूँ तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 88% के आसपास आता है, और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है उसमें रेवेन्यू जस्ट 11.5% के आसपास आता है. तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका मेन होल्ड ऑटोमोटिव सेक्टर के कंपोनेंट्स पे है. अगर नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है वाइड रेंज ऑफ प्रिसीजन कंपोनेंट फॉर एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर एंड अदर सेगमेंट्स. ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ कि इसका रेवेन्यू अपनी कंट्री से कितना आता है ना अब्रोड से कितना आता है, तो इसका 65% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, एंड रेस्ट 35% डिफरेंट कंट्रीज से आता है. ठीक है, ये कंपनी एक मेजर सप्लायर है कनेक्टिंग रोड्स का ग्लोबली. ठीक है, इस कंपनी की 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से 9 प्लांट्स इसके बैंगलोर में हैं. अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कि कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की. इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मुझे लगता है एक बार के लिए कि इस कंपनी का आईपीओ अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता है. सबसे पहला, ये कंपनी एक लीडिंग सप्लायर है कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स की अक्रॉस ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट्स. हमने ये चीज़ देखी. नेक्स्ट हमने देखा कि इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग है, कस्टमर्स भी डिफरेंट है, और जोग्राफी वाइज भी इसका इंडियन कस्टमर्स भी है और इसके फॉरेन कस्टमर्स भी है. ठीक है जी. इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इंडियन और ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ. ठीक है, कंपनी की इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंपनी की मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस लगती है. कंपनी के अब मैं प्रोमोटर्स की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दीज आर द प्रोमोटर्स जिन्होंने कंपनी में इनिशियली पैसा लगाया हुआ था. ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपनी क्लास के रिगार्डिंग अपडेट देना चाहूँगी. अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है आज 3:35 PM पर, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा सी ए इंटर एफ एम का, उसके थियोरी नोट्स मैं आप लोगों को बनवाने जा रही हूँ. तो आप जल्दी से इनरोल करवा सकते हो उस क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, और हम आप मेरा कोड यूज़ करेंगे अगर सी ए अनुषा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस को व्यू कर पाएंगे. ठीक है, एक्सपीरियंस अनअकैडमी फॉर फ्री. अगर आप या आपके रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स सी ए इंटर एफ एम का बैच देख रहे हैं तो आप उनको ये बैच रेफर कर सकते हैं. आप इजीली इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. अब हम अपनी वीडियो के तरफ बढ़ते हैं. अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर मैं 31 मार्च 2019 की टोटल एसेट्स की बात करूँ तो हमारी टोटल एसेट्स इस कंपनी के अप्रोक्स 17,400 मिलियंस के आसपास थे, जो बढ़ के अगले साल 18,000 मिलियन के आसपास हो गए थे. तो एक ठीक ठाक राइज था इसमें. अगर टोटल एसेट्स की बात अगले साल की करूँ, मैं 31 मार्च 2021 की बात करूँ, तो जो एसेट्स थे वो अप्रोक्स 19,288 मिलियंस के आसपास है. तो एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को लग रही है ये. टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू इसका मार्च 2019 में 16,000 मिलियन के आसपास था, जो नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम हुआ, उसके बाद राइज हो गया अप्रोक्स 1,000 मिलियन से. तो इसीलिए ये भी एक ठीक ठाक ग्रोथ है, कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख पा रहे होंगे 980 मिलियन से 800 मिलियंस के आसपास हुआ, देन 1100 मिलियंस के आसपास हुआ. सो दिस इज़ अ ओकेश ग्रोथ. इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ की है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है कंपनी ने. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ एवरेज ग्रोथ जो कोई कंपनी कर रही है इंडस्ट्री में रहते हुए. तो ये बात आपकी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. नेक्स्ट मैं ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूँ कि कंपनी जो पैसा रेज करने जा रही है, कंपनी उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी ऑफर फॉर सेल क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, जिसमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगी, पैसे रीपे करेगी, उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी. नेक्स्ट, अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. कंपनी लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स होती है वो क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है,
तो अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा कोई अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। मतलब कंपनी लिस्टिंग के बेनिफिट्स लेना चाहती है और ऑफर फॉर सेल कर रही है। मतलब कंपनी के पास बहुत कम पैसा या ना के बराबर पैसा जाने वाला है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी पर्टिकुलरली अपने प्रोमोटर्स को रीपे करने के लिए क्या कर रही है, आईपीओ लेकर आ रही है। सो दिस इज़ नॉट अ अट्रैक्टिव थिंग फॉर अस। अब मैं आपसे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करती हूँ। आईपीओ जो ओपन हो चुका है ये 14 सितंबर यानी कि कल ओपन हो चुका है, और 16 सितंबर, ठीक है, कल ही आईपीओ क्लोज होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है, फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस है 734 से 744 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है, विच इज़ 744 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट लॉट 20 शेयर्स का, आपको मिनिमम 20 शेयर्स के लिए एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन मल्टीपल्स में लिस्टिंग बीएसई एनएसई पर है। इशू साइज आपका अप्रोक्स 1300 करोड़ के आसपास है। ऑफर फॉर सेल ये भी 1300 करोड़ के आसपास है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है, जितना भी पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रीपे करने में लगाया जा रहा है। मतलब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, तो एज सच ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करूँ, 14 को खुला ही आईपीओ, 16 सितंबर को खत्म बंद हो जाएगा। बिड्स आप 16 तक लगा सकते हो, कितने 2 बजे से पहले। अलॉटमेंट 21 को फाइनलाइज हो जाएगी। रिफंड्स आपके 22 को आ जाएंगे इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं आती अगर आप अप्लाई करते हो। शेयर्स आपके डीमेट में 23 सितंबर को आ जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग होगी जी 24 सितंबर को। नेक्स्ट अगर मैं आईपीओ की लॉट साइज की बात करूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 20 शेयर्स का एक लॉट है, तो आप मिनिमम 14,880 रुपये अपने ब्लॉक कर सकते हो एक लॉट में। मैक्सिमम आप अगर रिटेल कस्टमर हो तो आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ, आईपीओ से पहले वो अप्रोक्स 44% के आसपास थी, आईपीओ के बाद 37% के आसपास रह जाती है, जो मुझे कुछ बहुत अच्छा एक सिग्नल नहीं लग रहा है एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट या नॉन ऑटोमोटिव कंपोनेंट की कंपनी के लिए। क्योंकि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं और हमें वो नॉर्मल बात लगे। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट का मैटर लगता है इस कंपनी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन डेटा की, सब्सक्रिप्शन अगर आप देखते हो तो ये जो आईपीओ है, अगर मैं इसकी बात करूँ 1 बजे की, अभी अगर 15 सितंबर 1 बजे तक मैं इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा देखती हूँ तो ये अप्रोक्स 0.70 टाइम्स क्या हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है। मतलब टोटल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो अप्रोक्स 1.21 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अब अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाने वाले हैं अलॉटमेंट आने के। मतलब क्योंकि जितना आईपीओ का जो बेसिकली शेयर्स थे जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ब्लॉक कर रखे थे, वो उससे ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं लोग। तो ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि मुझे पर्सनली इस आईपीओ में क्या लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपनी कोई भी जो आपकी एडवाइस है, डिसीजन है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपनी रिसर्च करके लीजिएगा। लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमेट ओपन करवा सकते हैं, अपना या अपनी फैमिली मेम्बर्स का। और मैं यही कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें आप जल्दी से जाइए, अपनी अपना और अपनी फैमिली मेम्बर सबकी डीमेट ओपन करवा दीजिए, ताकि आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है जी। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात, इस कंपनी ने जो पैसा रेज़ किया सारा ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रीपे करने में जाने वाला है। तो ये चीज़ मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है। सेकेंडली अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करूँ, जो कंपनी के ऑलरेडी लिस्टेड पीयर्स है उससे अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये आईपीओ अंडर वैल्यूड नहीं लग रहा है। जो वैल्यूएशंस है वो एक स्टेबल लेवल पर रखी गई है, बहुत सस्ते में माल नहीं दिया जा रहा है इनिशियल जो आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। पहली बात ऑब्जेक्ट सही नहीं है, दूसरी बात वैल्यूएशंस में मुझे कुछ इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा है। थर्ड, इस कंपनी के जो बेसिकली काम है वो कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग और कंपनीज नहीं कर रही है। हाँ, इस कंपनी की आर&डी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है अकॉर्डिंग टू मी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का थोड़ा ज़ोर बढ़ता है मार्केट में तभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट आपके पास और लिस्टेड पीयर्स भी है जिनमें आप जाकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मेरा कॉल ये रहेगा कि मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, लेट्स से 6 मंथ्स और मोर देन 1 ईयर, तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर दूंगी। बट अगर लिस्टिंग गेन के लिहाज से देखूँ तो मुझे आईपीओ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अगर मुझे आईपीओ में लिस्टिंग गेन 10 से 15% दिख भी जाता है, ठीक है, तो मेरे लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव बात नहीं होगी, वो हम कहीं और भी कर सकते हैं। तो लिस्टिंग लिहाज से मुझे ये आईपीओ बहुत सही नहीं लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक आधा लॉट लगाना चाहते हो अग्रेसिव
इन्वेस्टर हो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपके पास मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शंस है। सो चॉइस टोटली आपकी कि आप क्या करना चाहते हो इस आईपीओ में। सो दिस वाज माय कॉल। मैं शायद अगर लगाऊंगी तो 1 या 2 लॉट मुश्किल से लगाऊंगी, वो भी लॉन्ग टर्म पर्पज से, बट लिस्टिंग गेन के लिए मैं इस आईपीओ को बहुत अच्छा नहीं मान रही हूँ। अब ये डिस्क्लेमर है कि जितनी भी वीडियोस मैं इस चैनल पर डाल रही हूँ सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें या अपनी रिसर्च ज़रूर करें किसी भी शेयर में, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई दिस वीडियो। I'll see you in my next video. Till then, thank you, and please like this video and subscribe to my channel if you haven't subscribed to my channel yet, and comment down below कि आप next video किस topic पर देखना चाहते हो। Thank you. I'll meet you in my next video. Bye bye. Take care.